हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं साइंस अत्यंत उपयोगी तथ्य के दूसरे पार्ट की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने साइंस अत्यंत उपयोगी तथ्य का पहला पार्ट देखा था, जहाँ पे हम लोगों ने साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस करा था। दोस्तों, आज के इस सेशन में भी हम लोग वैसे ही इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए बिना अपने समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं आज के इस सेशन की और देखते हैं एग्ज़ाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। अब हम लोग अपने इम्पोर्टेंट फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। आपका जो पहला फैक्ट है, पॉइंट नंबर 1, क्या लिखा है मैंने? लिखा है सर कि रेल पटरियों के नीचे चौड़े लकड़ी के पटरे या स्लीपर क्यों बिछाए जाते हैं। जी हाँ, आप सभी ने भी इस चीज़ को गौर करा होगा कि रेलवे ट्रैक के नीचे चौड़ा लकड़ी का या सीमेंटेड क्या होता है सर, पटरा, जिसको हम लोग स्लीपर बोलते हैं, वो बिछाया जाता है। आप लोगों ने इस तरह का स्ट्रक्चर ज़रूर ध्यान दिया होगा। रेलवे ट्रैक के नीचे आपको इस तरह का लकड़ी या सीमेंटेड का स्लीपर मिलता है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि रेल पटरियों के नीचे चौड़े लकड़ी के पटरे स्लीपर क्यों बिछाए जाते हैं। तो आप सभी याद रखेंगे कि ये जो स्लीपर है सर, ये क्या करता है, रेलगाड़ी के द्वारा जो दाब उत्पन्न की जाती है पटरी पे, उसको कम करता है। अगर ये स्लीपर ना रहे रेलवे ट्रैक के नीचे में, तो आपका जो रेलवे ट्रैक है वो क्या होगा सर, ज़मीन के नीचे धंस जाएगा। तो आप एक लाइन में कह सकते हैं कि सर रेल पटरियों के नीचे स्लीपर इसलिए बिछाया जाता है ताकि रेलगाड़ी के द्वारा जो दाब उत्पन्न होती है वो क्या हो सके सर, कम हो सके। तो आप इस चीज़ को लिख सकते हैं सर, क्या कि रेल पटरियों के नीचे चौड़े लकड़ी के पटरे इसलिए बिछाए जाते हैं ताकि रेलगाड़ी के द्वारा उत्पन्न दाब कम हो सके। उत्पन्न दाब क्या हो सके सर, कम हो सके। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा हमेशा। नेक्स्ट है आपका पॉइंट नंबर 2 कि साबुन के बुलबुले का चमकना प्रकाश के किस घटना के कारण होता है। जी हाँ, ये क्वेश्चन भी आपके कई एग्जाम में रिपीट किया जा चुका है कि निम्नलिखित में से किस घटना के चलते साबुन का बुलबुला चमकीला दिखाई पड़ता है। मेरे मित्र, आप सभी याद रखेंगे कि साबुन का जो बुलबुला आपको चमकीला दिखाई पड़ता है वो प्रकाश के व्यतिकरण के चलते दिखाई पड़ता है। प्रकाश के व्यतिकरण के चलते दिखाई पड़ता है। आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखेंगे कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट जो होता है वो किसका कारण बनता है, तो सर साबुन के बुलबुले का चमकीला दिखाई देने का। मेरे मित्र, आपके एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि प्रकाश के व्यतिकरण की घटना का खोज किसने करा था। तो आप सभी याद रखेंगे कि प्रकाश के व्यतिकरण की घटना का खोज थॉमस यंग नामक वैज्ञानिक ने करा था। किसने करा था सर? थॉमस यंग नामक वैज्ञानिक ने करा था। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है या आप अपने डेली लाइफ में भी इस चीज़ को फील करते होंगे कि जब पानी में केरोसिन ऑयल गिर जाता है, यानी कि जल की सतह पर जब केरोसिन तेल गिर जाता है तो सूर्य प्रकाश में वो चमकीला दिखाई पड़ता है, जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल में भी देखा था। तो आप इस चीज़ के लिए किसको उत्तरदायी मानेंगे सर? प्रकाश के व्यतिकरण के घटना को ही उत्तरदायी मानेंगे। और आप सभी इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जल की सतह पर फैला हुआ किरासन तेल सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में या सूर्य प्रकाश में ज़्यादा चमकीला दिखाई पड़ता है। क्या कारण होता है सर? तो सर वहाँ पे प्रकाश के व्यतिकरण की घटना होती है, इसीलिए जल के सतह पर फैला हुआ किरासन तेल सूर्य प्रकाश में आपको क्या दिखाई पड़ता है सर? ज़्यादा चमकीला दिखाई पड़ता है। मेरे मित्र, कभी कभी आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हम लोग किसी भी वस्तु को देखते हैं तो वो प्रकाश के किस घटना के कारण संभव हो पाता है। आप सभी ध्यान में रखेंगे कि हम लोग किसी भी वस्तु को प्रकाश के परावर्तन की घटना के चलते देख पाते हैं। हमारे आंख के रेटिना में जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो प्रकाश के किस घटना के कारण बनता है? तो सर प्रकाश के अपवर्तन के चलते हमारे आंख के रेटिना पे किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बन पाता है। साथ ही साथ आप ध्यान में रखेंगे कि हीरा का चमकीला दिखाई पड़ना, रेगिस्तान में मिराज या मरीचिका का बनना, साथ ही साथ हवा के बुलबुले का चमकीला दिखाई पड़ना, ये सब किसके चलते होता है सर? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के चलते होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के चलते होता है। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो ऑप्टिकल फाइबर होते हैं, प्रकाशीय तंतु होते हैं, वो किस सिद्धांत पर काम करते हैं? तो सर प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे काम करते हैं। तो आप इस छोटे छोटे बातों को भी ध्यान में रखिएगा। आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है सर, पॉइंट नंबर 3, क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है सर कि जब एक पत्थर के टुकड़े को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा।
जी हाँ, आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि किसी पत्थर के टुकड़े को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाने में निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन देखने को मिलता है। मेरे मित्र, आप सभी हमेशा ध्यान में रखेंगे कि किसी भी वस्तु में, चाहे वो पत्थर का टुकड़ा हो या कोई और चीज़ का टुकड़ा हो, तो किसी भी वस्तु में दो चीज़ हमेशा रहता है। पहला तो उस वस्तु का अपना कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, कुछ ना कुछ मास होता है। दूसरा, उस वस्तु के ऊपर पृथ्वी के गुरुत्व त्वरण के चलते या चंद्रमा के गुरुत्व त्वरण के चलते कुछ ना कुछ बल लगता है, जो उस वस्तु के भार के रूप में जाना जाता है। तो आप सभी इस चीज़ को सरल भाषा में कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु के पास दो चीज़ हमेशा होती है। पहला, उस वस्तु का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है। दूसरा, उस वस्तु में क्या होता है सर, भार होता है, यानी कि वेट होता है। मेरे मित्र, यहाँ पे आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि जिस पत्थर के टुकड़े की बात की जा रही है, उस पत्थर के टुकड़े में क्या होगा सर, द्रव्यमान होगा और उसका कुछ ना कुछ भार होगा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये हर एक वस्तु का क्या है सर, गुण है। मेरे मित्र, आप ये भी ध्यान में रखेंगे कि किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, यानी कि नियत होता है। किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वो क्या होता है सर, हमेशा कांस्टेंट होता है, नियत होता है। ये किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता है। जबकि भार जो है उसके लिए हम लोग क्या कहते हैं, तो सर हम लोग कहते हैं सर, इसके लिए फार्मूला लिखते हैं mg। यहाँ m क्या है, वस्तु का द्रव्यमान, और g क्या है सर, गुरुत्वीय त्वरण है। और हम सभी कहते हैं कि सर किसी भी वस्तु का जो भार है वो किस पे डिपेंड करता है, तो गुरुत्वीय त्वरण पर डिपेंड करता है। आपको ये भी मालूम है कि पृथ्वी पे गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और चंद्रमा पे गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है, तो आप सभी कहते हैं सर चंद्रमा पे जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है। चंद्रमा पे गुरुत्व त्वरण कितना होता है, पृथ्वी के गुरुत्व त्वरण का 1/6। तो जाहिर सी बात है कि किसी भी वस्तु का जो भार होगा चंद्रमा पे वो पृथ्वी पे उसके भार से कम होगा, और किसी भी वस्तु का जो पृथ्वी पर भार होगा वो चंद्रमा के भार से ज़्यादा होगा। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि सर वस्तु का द्रव्यमान तो हर जगह सेम रहेगा, लेकिन उसके भार में क्या होगा, परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो आप कह सकते हैं सर, क्या आप कह सकते हैं कि सर द्रव्यमान समान रहेगा, द्रव्यमान क्या होगा, समान रहेगा, लेकिन भार क्या हो जाएगा सर, परिवर्तित हो जाएगा। भार यानी कि वेट जो है वो क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। तो आप इस चीज़ को कंठाग्र करके रखेंगे कि किसी भी वस्तु को या किसी पत्थर के टुकड़े को चांद की सतह से पृथ्वी पर जब लाया जाएगा तो उसका द्रव्यमान सेम रहेगा, लेकिन भार जो है वो बदल जाएगा। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है सर, पॉइंट नंबर 4, क्या लिखा हुआ है सर, कि शरीर का वजन कहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है। जी हाँ, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि शरीर का वजन पृथ्वी के सतह पर कहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ पे जो वजन की बात की जा रही है उसको आप लोग भार समझेंगे, वेट समझेंगे, और आपसे क्या पूछा जा रहा है कि पृथ्वी के सतह पे किस जगह पे किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी व्यक्ति का जो भार होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि सर ध्रुवों पर, पृथ्वी का जो ध्रुव है उस पे क्या होता है सर, किसी भी व्यक्ति या वस्तु का जो भार होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। वो क्या होता है सर, सबसे ज़्यादा होता है। आप कहेंगे सर ऐसा कैसे, तो मेरे मित्र ध्यान रखेंगे यहाँ पे दो बात, कि पृथ्वी के ध्रुव पर, पृथ्वी के ध्रुव पर जी का वैल्यू क्या होता है सर, जी का मान क्या होता है, तो आप सभी कहते हैं सर मैक्सिमम होता है। जी का मान क्या होता है, मैक्सिमम होता है। और किसी भी वस्तु का जो भार है वो किस पे डिपेंड करता है, तो अभी आपने देखा है गुरुत्वीय त्वरण पर डिपेंड करता है। आप कह रहे हो पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान क्या होता है सर, ज़्यादा होता है, तो जाहिर सी बात है कि पृथ्वी के ध्रुव पर किसी वस्तु या व्यक्ति का भार भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। मेरे मित्र, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि पृथ्वी के किस सतह पर या पृथ्वी के सतह के किस भाग में किसी भी वस्तु का वजन या भार न्यूनतम होता है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे भूमध्य रेखा पर या इक्वेटर लाइन पर किसी भी वस्तु या व्यक्ति का जो भार होता है वो न्यूनतम होता है। क्यों न्यूनतम होता है, तो हम सभी कहते हैं कि सर पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर, पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर जी का जो मान होता है, जी का मान होता है वो क्या होता है सर, मिनिमम होता है, यानी कि न्यूनतम होता है। इसीलिए भूमध्य रेखा पर किसी भी वस्तु या व्यक्ति का जो वजन या भार होता है वो क्या होता है सर, सबसे न्यूनतम होता है। अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इन सारी चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। आगे और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आइए उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। आपका जो अगला फैक्ट है
पॉइंट नंबर 5 आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि सूरज का ताप किस यंत्र से मापा जाता है। जी हाँ, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस यंत्र के द्वारा सन का टेम्परेचर मापा जाता है, सूरज का ताप मापा जाता है। मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि सूरज का ताप हम लोग पायरोमीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं सर? पायरोमीटर से मापते हैं। यहीं पे आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस यंत्र के द्वारा तापीय विकिरण को मापा जाता है। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि सर पायरोमीटर से ही क्या मापा जाता है? तापीय विकिरण मापा जाता है। तो आप चाहें तो इस चीज़ को नोट डाउन भी कर सकते हैं। क्या नोट डाउन कर सकते हैं? तो आप लिखेंगे सर कि तापीय विकिरण को मापने के लिए, तापीय विकिरण को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो आप सभी कहेंगे कि सर पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो आप इस चीज़ का ख्याल रखेंगे। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है सर, पॉइंट नंबर 6, क्या लिखा है मैंने लिखा है कि किसी व्यक्ति का अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए। अगर आप अपना प्रतिबिंब देख रहे हैं किसी दर्पण में, तो आप चाहते हैं अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, यानी कि पैर से लेकर के सर तक, तो आप जिस दर्पण में अपना प्रतिबिंब देख रहे हैं उस दर्पण की लंबाई क्या होनी चाहिए। तो हमेशा ध्यान में रखेंगे कि आपके लंबाई का जो आधा लंबाई वाला दर्पण होगा उसमें आप अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देख सकते हैं। तो यहाँ जो आपसे पूछा जा रहा है कि किसी व्यक्ति का अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए, तो आप क्या कहेंगे सर? व्यक्ति के लंबाई का आधा होना चाहिए। व्यक्ति के लंबाई का आधा होना चाहिए। आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखेंगे। क्या ध्यान में रखेंगे सर? कि किसी भी व्यक्ति का संपूर्ण प्रतिबिंब कब दिखेगा? जब सामने जो दर्पण होगा वो दर्पण की लंबाई व्यक्ति के लंबाई का आधा होगा, तो उस व्यक्ति का उस दर्पण में संपूर्ण प्रतिबिंब दिखेगा। आपके एग्जाम में कभी कभी ये भी सवाल पूछा जाता है कि अगर कोई वस्तु समतल दर्पण के सामने भी वेग से जा रही है, अगर कोई वस्तु समतल दर्पण के सामने भी वेग से जा रही है, तो उस वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो किस वेग से उस वस्तु की ओर आता हुआ प्रतीत होगा। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि कोई भी चीज़ या कोई भी व्यक्ति अगर समतल दर्पण के सामने भी वेग से समतल दर्पण की ओर जा रहा है, तो जो उसका प्रतिबिंब होगा वो उसकी ओर 2 भी वेग से आता हुआ मालूम पड़ेगा। आपके एग्जाम में ये सवाल भी पूछा जाता है। नेक्स्ट जो आपका अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 7, क्या लिखा है मैंने कि कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग किया जाता है। बड़ा ही आसान सा चीज़ है। आप सभी कहेंगे कि सर कैमरे में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। कैमरे में कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का। अगर आपसे ये पूछ लिया जाता कि मानव में या आपका जो आँख है उसमें कौन सा लेंस लगा हुआ है, तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि हम लोग के आई में यानी कि आँख में जो लेंस लगा हुआ है उसको हम लोग नेत्र लेंस कहते हैं। और ये नेत्र लेंस जो है वो क्या होता है सर? तो आप सभी कहेंगे सर ये जीवित होते हैं। कौन सा लेंस होता है? तो सर जीवित उत्तल लेंस होता है। आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखेंगे कि हम लोग के आँख में जो नेत्र लेंस है वो क्या है सर? जीवित उत्तल लेंस है। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि सर जो नेत्र लेंस होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्फटिक लेंस बोलते हैं। नेत्र लेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? स्फटिक लेंस बोलते हैं, या इंग्लिश में हम लोग इसको क्रिस्टलिन लेंस बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर? क्रिस्टलिन लेंस बोलते हैं। आप ध्यान में रखेंगे इसको क्रिस्टलिन लेंस या स्फटिक लेंस इसलिए बोला जाता है क्योंकि हम लोग का जो नेत्र लेंस है वो किससे बना होता है सर? तो क्रिस्टलिन नामक पानी में घुलने वाली प्रोटीन से बना होता है। साथ ही साथ आपका नेत्र लेंस बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है। किसके चलते सर? तो जिलेटिन के चलते। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे कि हम लोग के आँख में जो नेत्र लेंस है वो जीवित उत्तल लेंस होता है। और ये किससे बना होता है? तो सर ये क्रिस्टलिन नामक पानी में घुलने वाली प्रोटीन से बना होता है। और ये सॉफ्ट होता है किसके चलते? जिलेटिन के चलते। और इसी नेत्र लेंस को हम लोग क्या कहते हैं? स्फटिक लेंस कहते हैं। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, पॉइंट नंबर 8, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। जी हाँ, बायोलॉजी में आप इस 2 पॉइंट को हमेशा रटते रहते हैं कि हिस्टोलॉजी में उत्तक का अध्ययन किया जाता है, जबकि साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन किया जाता है। तो आपसे जो पूछा जा रहा है कि हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो आप कहेंगे सर उत्तकों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि टिश्यू का स्टडी किया जाता है। मेरे मित्र आप ये भी ध्यान में रखेंगे कि साइटोलॉजी में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, तो आप सभी कहेंगे सर हम लोग साइटोलॉजी को हिंदी में कोशिका विज्ञान कहते हैं। और इसी में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? कोशिका का अध्ययन करते हैं।
साथ ही साथ आप ध्यान में रखेंगे कि बायोलॉजी में हिस्टोलॉजी ब्रांच को स्थापित करने का, एस्टेब्लिश करने का श्रेय किसको जाता है? बायोलॉजी में हिस्टोलॉजी औतकी का एक अलग शाखा बनाने का श्रेय किसको जाता है? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि बायो में हिस्टोलॉजी के लिए अलग ब्रांच किसने बनाया था? अलग ब्रांच, तो आप कहेंगे सर मार्सेलो मेलपिगी ने बायोलॉजी में हिस्टोलॉजी का एक अलग ब्रांच स्थापित किया था, एक अलग शाखा स्थापित किया था। कभी कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हिस्टोलॉजी शब्द का नामकरण किसने करा? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि हिस्टोलॉजी शब्द का नामकरण मायर नामक वैज्ञानिक ने करा। हिस्टोलॉजी शब्द का नामकरण किसने करा? तो मायर नामक वैज्ञानिक ने करा। और आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि उत्तक शब्द का नामकरण किसने करा, या उत्तक शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने करा? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे उत्तक शब्द का सबसे पहला प्रयोग विचंट नामक वैज्ञानिक ने करा। तो आप इतना छोटा छोटा बात हिस्टोलॉजी से संबंधित ध्यान में रख सकते हैं। क्या हिस्टोलॉजी में हम लोग उत्तक का अध्ययन करते हैं, हिस्टोलॉजी शब्द का नामकरण मायर नामक वैज्ञानिक ने करा। बायोलॉजी में हिस्टोलॉजी एक अलग शाखा के रूप में किसने स्थापित किया? मार्सेलो मेलपिगी ने। और उत्तक का नामकरण या उत्तक शब्द का प्रयोग किसने करा? तो सर विचंट ने करा। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इन सारी चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। आगे और भी कुछ पॉइंट हैं, आइए उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। आपका जो अगला फैक्ट है, पॉइंट नंबर 9, आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाला रक्त वाहिनी कहलाता है। जी हाँ, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि शरीर से हृदय की ओर जो रक्त जाता है वो किस रक्त वाहिनी के थ्रू जाता है, या उस रक्त वाहिनी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? आप सभी हमेशा ध्यान में रखेंगे कि आपके बॉडी से आपके हार्ट में जो रक्त ले जाने वाला रक्त वाहिनी होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो सर सिरा कहते हैं। क्या कहते हैं? सिरा, जिसको हम लोग इंग्लिश में वेन कहते हैं। नेक्स्ट आपसे ये भी पूछा जाता है कि हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाला रक्त वाहिनी कहलाता है। पहला कंडीशन में क्या था कि आपके बॉडी से हार्ट की ओर जो ब्लड जाता है वो किसके थ्रू जाता है? तो आप कहेंगे सर हमारे बॉडी से जो हार्ट में ब्लड जाएगा वो सिरा के माध्यम से जाएगा। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि हृदय जो ब्लड को पंप करती है और जो ब्लड आपके पूरे शरीर में पहुंचता है वो किसके माध्यम से पहुंचता है? मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि हृदय से शरीर की ओर जो ब्लड जाता है वो धमनी के माध्यम से जाता है, यानी कि आर्टरीज के माध्यम से जाता है। आप इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखेंगे कि शरीर से हृदय की ओर ब्लड किसके थ्रू जाएगा? सिरा के थ्रू जाएगा। और हृदय से शरीर की ओर जो ब्लड जाएगा वो किसके थ्रू जाएगा? तो सर धमनी के थ्रू जाएगा, आर्टरीज के थ्रू जाएगा। आप कहेंगे सर ये चीज़ याद कैसे रहेगा? तो बड़ा ही सरल है। थोड़ा सा अगर आप यहाँ पे चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे तो ये चीज़ आपके माइंड में लंबे समय तक रह सकता है। आप कहेंगे कैसे सर? तो देखिए, पहले पॉइंट में कहा जा रहा है कि शरीर से हृदय की ओर। तो जब भी आपसे शरीर से हृदय की ओर कहा जाए तो पहला आपको देख लेना है कि यहाँ पे 100 से शरीर होगा, तो शरीर से हृदय तो 100 से सिरा हो जाएगा। मतलब जब भी आपसे ये पूछा जाए कि शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाला रक्त वाहिनी, तो आप कहेंगे सिरा। अब देखिए, हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाला, आपको मालूम है धमनी, याद इसको कैसे रखना है? तो देखिए हृदय है तो यहाँ पे दो आपको लग रहा है कि मेन लेटर है, तो दो के बाद क्या होता है सर? धौ होता है। तो आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि हृदय से शरीर की ओर जो रक्त ले जाएगा उस रक्त वाहिनी को हम लोग क्या बोलेंगे? धमनी बोलेंगे। क्या बोलेंगे सर? धमनी, या इंग्लिश में आर्टरीज बोलेंगे। मेरे मित्र, उम्मीद करते हैं यहाँ तक के जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे आप उसको आसानी से समझ पाए होंगे। अब इस टाइप के प्रश्न अगर आपको कहीं पे मिल जाए तो आप उसका जवाब भी आसानी से दे पाएंगे। साथ ही साथ उम्मीद ये भी करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसका भरपूर फ़ायदा उठा पाए। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।